तो फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर में। इसके अंदर हमने पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज किया था, पिछली क्लास में क्या क्या करा था हमने। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि हमने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, एटम किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और कंपाउंड और नॉर्मल एटम में क्या अंतर होता है। फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट देखे थे, दो एक्सपेरिमेंट की फिजिकल चेंज जब हम करते हैं, जैसे मान लो हमने पानी में नमक मिक्स कर दिया, या पानी के अंदर शुगर मिक्स कर दिया, या फिर हमने पेपर के पीसीस कर दिए, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो वेट है रिएक्शन का, या जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें चेंज होता है कि नहीं होता। तो हमने फिजिकल में देखा था कि जैसे हम मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने क्या करा, 1 kg वाटर लिया और उसमें क्या करा, 1 kg हमने शुगर मिला दिया, या मान लो सॉल्ट मिला दिया, तो मेरा टोटल सोल्यूशन कितना बन गया, 2 kg का। और अगर मैंने वो सॉल्ट भले ही मेरी मिक्स हो या ना हो, वो जो मेरा टोटल सोल्यूशन रहेगा वो कितना रहेगा, 2 kg का रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाएगा रिएक्शन के बाद, 1.5 kg हो गया, कम हो गया। और फिर इसके अंदर बताया था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कौन सी थी, इसमें थी हमारे पास ये वाली, इसमें लिखी हुई है केमिकल रिएक्शन, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। ये रही रिएक्शन कि हम विनेगर और बेकिंग सोडा जब आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके, और प्रोडक्ट्स हो गए। तो इससे हमारा क्या होता है, जब भी हम वेट नापते हैं शुरुआत में, कि मान लो ये इसमें हमारा क्या था, विनेगर, और इसके अंदर क्या था, बलून के अंदर हमारा बेकिंग सोडा। हमने जब इन दोनों को मिक्स करा तो क्या हुआ, हमारा जो वेट है वो सेम आया, जब हमने बलून लगाया तो 22.14 ही आया। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे इसमें जो गैसेस वगैरह होती है, जैसे मान लो फ्लास्क की है, ऊपर से मुंह खुला हुआ है उसका, तो गैसेस कई बार क्या होता है, एस्केप कर जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जो रीडिंग्स है उसमें चेंज आ सकता है वेट के अंदर। तभी इसके अंदर क्या है, इन्होंने वेट के अंदर डिफरेंस दिखाया है। बट हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर वेट में डिफरेंस नहीं होता है। अगर मेरा सिस्टम कैसा है, बंद है हर तरफ से, उसमें कुछ एस्केप नहीं कर सकता, क्लोज्ड है अगर मेरा सिस्टम। तो वही वाली जो बात है वो मेरी किसने बताई थी, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या था, एंटोनी लैवोजर। एंटोनी लैवोजर ने क्या बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब रिएक्शन से पहले, मतलब जब भी तुमने कोई एक्टिविटी करी है उसके पहले जो तुमने जितना मास लिया है अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उतना ही क्या होएगा जब उसका रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो फाइनल मास होएगा वो सेम रहेगा। पर इसमें एक कंडीशन क्या है, एक शर्त क्या है, कि कोई भी जो तुम्हारा मैटर है वो एस्केप नहीं करना चाहिए, कि तुम सोचो कि तुमने गैस एस्केप करा दी, या मान लो तुमने सोल्यूशन बाहर छलका दिया थोड़ा सा, तो उससे क्या आएगा, वेट में डिफरेंस आ जाएगा। इन्होंने यही चीज कंडीशन दी है कि कोई भी चीज क्या है, उसमें से हमारे सिस्टम में से रिएक्शन से बाहर, हमारे रिएक्शन से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ ले, स्टेटमेंट पूछता है इसकी स्टेटमेंट क्या है, टोटल मास रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब इन्होंने किसके लिए दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन केमिकल रिएक्शंस के लिए। फिजिकल की तो हमको पता है ऑलरेडी कि फिजिकल्स में तो हमेशा सेम ही रहता है मास। सो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है, मैटर क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये किसने प्रपोज किया था, एंटोनी लाइवोर्जर ने, कब, 1789 में। ये ईयर पूछ सकता है, कभी कभी क्या होता है जैसे स्कूल के एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें एमसीक्यू में पूछ लेता है वो, कि ईयर बता दो कौन सा ईयर है। ठीक है। अब इसी को करने के लिए उन्होंने क्या एक और एक्सपेरिमेंट कर रखा है ऐसी। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें ली है, पहला उसने क्या करा है, 2 ड्राई क्लीन और क्या है, 100 ml के कोनिकल फ्लास्क लिए है, और उसे क्या नाम दे दिया, ए और बी। फिर उसने क्या करा, सेट द बैलेंस रीडिंग टू 0 एंड देन पोर 10 ml ऑफ 1 मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। अब मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन याद है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मेरे 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं अलग अलग, जो मैंने बताया था। एक होता है मेरा मास बाय मास, एक होता है मास बाय वॉल्यूम, और एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो याद है किसी को क्या है, तो क्या थे ये, हाँ, ये मिक्सचर की कंसेंट्रेशन बताने के लिए होता है, जिसमें मैंने, हाँ बोलो बोलो, जिसमें जो मैंने क्या बताया था, जो ये पहले वाले होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, ये मेरा बताता है सॉल्यूट के लिए। ठीक है, जो ये पहले वाला होता है, और दूसरा वाला किसके लिए होता है मेरा, सॉल्यूशन के लिए। ये होता है सॉल्यूशन के लिए। मतलब क्या है, अगर यहाँ मास लिखा है शुरुआत में,
इसका मतलब क्या है कि जो भी मैं मास लूंगा सॉल्यूट का वो किसमें लूंगा, ग्राम में। अगर यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है इसका मतलब क्या है, मैं किसमें लूंगा, मिलीलीटर में या लीटर में। और ये आगे वाले क्या बताते हैं, ये मेरे सॉल्यूशन का बताते हैं कि इसमें मास लिखा है, इसका मतलब क्या है, मास बाय मास में दूसरे वाला मास का मतलब क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब जो मेरा सॉल्यूशन है वो ग्राम में होगा या केजी में होगा। और बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वो या तो एमएल में होगा या लीटर में होगा। तो ये होता है। तो अब इन्होंने एक वर्ड लिखा है, 10 ml ऑफ 1% मास बाय वॉल्यूम। 1% मास बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है, 1% मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है मास बाय वॉल्यूम, अगर मैं 1% को तोड़ता हूं तो क्या बन जाता है, ये 1/100 बन जाता है अगर मैं 1% को तोड़ू तो। है ना, बोलो। अगर मैं 1% को लिखता हूँ तो ये 1/100 होता है ना टेक्निकली, अगर मैं लिखूँ तो। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम मेरे सॉल्यूट में कितना ml सॉल्यूशन बनाया मैंने, मैंने 100 ml क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। तो इसको मैं पढ़ता क्या हूँ, 1% मास बाय वॉल्यूम को, कि 1 ग्राम सॉल्यूट से मैंने कितना बना दिया, 100 ml सॉल्यूशन बना दिया। इसका मतलब क्या है, इसमें 1 ग्राम तो मेरा क्या होगा, सॉल्यूट होएगा, और 99 ml मेरा सॉल्यूशन होएगा, वो सॉल्वेंट होएगा। तभी तो मेरा टोटल 100 ml बनेगा। तो ये है इसका मतलब 1% मास बाय वॉल्यूम का। चीजें समझ आई कि मेरा ये मास है, मतलब ये एम है, तो ये ग्राम में होना चाहिए, तो ऊपर वाली वैल्यू ग्राम में सॉल्यूट की, और नीचे वाला वी है, मतलब नीचे वाली वैल्यू वॉल्यूम में, तो 100 ml सॉल्यूशन वॉल्यूम हो गया ये बात समझ आई क्या। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। फिर इन्होंने क्या करा, जो बी था उसके अंदर इसने क्या लिया, इन्होंने 1% मास बाय वॉल्यूम क्या लिया इन्होंने, ए वाले के अंदर सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम का फॉर्मूला होता है हमारा Na। ठीक है, और सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, Na2SO4। ये फॉर्मूला ऐसे कैसे है, अभी तो याद कर लो, बाद में मैं बनाना सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूले क्या है, बनाते कैसे है। तो तुम्हें क्या है, अभी तो तुम ऐसे कैसे याद कर लो, सोडियम सल्फेट का क्या होता है, सोडियम क्या हो गया Na, और सल्फेट क्या है, SO4। तो ये क्या बन गया मेरा पूरा कंपाउंड Na2SO4। फिर ने बी प्लस के अंदर क्या लिया, 10 ml ऑफ 1% मास बाय वॉल्यूम क्या लिया, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम का मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ba। ठीक है, और जो क्लोराइड होता है वो क्या होता है, Cl। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। ऐसे कैसे याद कर लो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि इनने क्या लिए, एक इसने लिया, एक के अंदर सोडियम सल्फेट, एक के अंदर इसने लिया बेरियम क्लोराइड। अब इसने क्या करा, इन दोनों को क्या करा, मेजर करा कि मेरा कितना आएगा वैल्यू, एक वेइंग स्केल के ऊपर A+ और B+ का। और जब इसने वे करा तो मान लो कुछ इसका वेट आया 22.217, इसमें लिखी हुई वैल्यू 20.217, ऐसी कुछ वैल्यू आई इसके अंदर। फिर इसने क्या करा, जो बी का मिक्सचर था, मतलब जो बेरियम क्लोराइड था, वो किसके अंदर डाल दिया, ए के अंदर, मतलब सोडियम सल्फेट के अंदर। तो इससे क्या हुआ, एक रिएक्शन हो गई इसके अंदर, और उससे क्या हुआ, उसको दो नए प्रोडक्ट मिले। तो इन्होंने शायद लिखे, पता नहीं लिखे नहीं लिखे, नए प्रोडक्ट क्या मिले इनको। हाँ ये रहा। जब ये दोनों इन्होंने मिक्स करे तो इनको क्या मिला, इनको एक मिला बेरियम सल्फेट, और एक क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। तो अगर मैं रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखा हुआ था इन्होंने, सोडियम सल्फेट, मतलब Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये होता है Na2SO4। ठीक है, इसके अंदर क्या मिक्स करा इन्होंने, बेरियम क्लोराइड, BaCl2। तो रिएक्शन लिखने का तरीका भी जान लो एक बार कैसे लिखते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, कि मतलब जो भी हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है चीजें इनिशियली, शुरुआत में, उनको तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं ऐसे करके, और जो चीजें हम ऐड करते हैं उनको प्लस के साइन से जोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक एरो बनाते हैं। एरो क्या दिखाता है मेरा, कि ये इसके आगे मानो तुम यहाँ पे लेफ्ट साइड में चार चीजें लिखो, पांच चीजें लिखो, छह चीजें या 100 चीजें, वो सब क्या होगी मेरी, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। मतलब कि कौन सी चीजें जो मेरी रिएक्ट कर रही है, रिएक्टेंट। ठीक है, और जैसे ही इसने रिएक्शन कर ली
तो ये क्या बना देंगे, मेरा प्रोडक्ट बना देंगे, मतलब जो मेरा फाइनल आउटपुट होगा मेरा वो बना देंगे प्रोडक्ट। तुमने पढ़ा भी होगा ये के अंदर रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तभी थोड़ी बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो इसके अंदर इन्होंने क्या देखा, बेरियम सल्फेट बना। बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4। BaSO4, ठीक है। और दूसरी चीज में क्या बनी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, खाने वाला नमक, NaCl। तो इसने देखा ये दो चीजें बनी, और जैसे ही इसने फिर उन दोनों का वजन करा आपस में, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यही कहता है ना कि अगर मान लो मैंने इधर 100 ग्राम सामान लिया है, तो इधर भी मेरा 100 ग्राम ही आउटपुट बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि 99 ग्राम 98 ग्राम या कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट वॉज एस्टेब्लिश दैट वेट एंड हेंस, वेट एंड, शायद कोई वर्ड कट गया है यहाँ पे। इट वॉज एस्टेब्लिश दैट वेट एंड हेंस मास इज कंजर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। इन्होंने लिखा नहीं है, पर अगर तुम ये वाले रिएक्शन कभी करोगे तो तुमको पता लगेगा कि अगर मान लो तुमने यहाँ पे भी 100 ग्राम्स लिया है, तो ये जो आउटपुट बना है ये भी मेरा 100 ग्राम्स ही बना है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा वेट के अंदर। तो ये मेरा क्या दिखाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिखाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ करके दिखाओ कि कैसे होता है, या मेरा जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है नहीं कर रही है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ग्रुप एक्टिविटी स्टूडेंट्स प्लेस 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब क्या करते हैं वो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, विथ 2.92 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और 2.92 ग्राम क्या लेते हैं वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और किस में लेते हैं, क्लोज कंटेनर। ये चीज बहुत जरूरी है, वरना क्या आएगा, कोई भी अगर बाई चांस हमारे रिएक्शन के अंदर गैस बनेगी ना, तो वो एस्केप कर जाएगी हवा के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर। और फिर क्या होएगा, किसी को अगर एस्केप कर गई तो तुम्हारा जो वेट है वो डिफरेंट आने लग जाएगा, उसमें गड़बड़ आने लग जाएगा वो। फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर दे मेजर्ड 1.76 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 4.44 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो मेरे को क्या पता लगाना है कि क्या मेरी जो ये रिएक्शन हुई है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है नहीं करती है। तो मेरा रिएक्टेंट क्या क्या हो गया, मैंने क्या क्या चीजें डाली थी, तो मैंने वो ब्राउन से मार्क कर लिया। एक तो मैंने क्या डाला, 4 ग्राम कैल्शियम, और 2.92 ग्राम क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो टोटल मेरा कितना बन गया रिएक्टेंट साइज, 6.92 ग्राम बन गया। और उसके बाद फिर मैंने क्या करा, जो प्रोडक्ट बना मेरा 1.76 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 4.44 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जब मैंने इन तीनों को प्लस करा तो मेरा कितना बना, 6.92। मतलब क्या, मेरा प्रोडक्ट भी 6.92 है, और जो मेरा रिएक्शन है वो जो रिएक्टेंट है वो भी 6.92 है। तो क्या मेरे फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, क्या लगता है फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ठीक है, तो मेरे को पता लग गया कि मेरा ऊपर वाला है वो क्या कर रहा है, मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको ओबे कर रहा है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला मेरा क्या कहता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या, 12 ग्राम मैंने क्या लिया, कार्बन लिया, और 32 ग्राम क्या लिया मैंने, ऑक्सीजन। उन दोनों को जब मैंने मिक्स करा आपस में, तो मुझे क्या मिला, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कितने ग्राम मिली, 44 ग्राम। और किस रिएक्शन से मिली, कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज ये ध्यान रखना, क्या मिलेगा मेरे को, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन लगेंगे मेरे, ठीक है। इफ 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली विद ऑक्सीजन, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। और फिर इसमें बोला है कि ये तो चलो एक केस हो गया, पहले वाला केस समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इसका फॉलो अप क्वेश्चन हो गया। तो पहले वाला केस समझते हैं। हमने क्या करा, 12 ग्राम कार्बन ली, ठीक है, और उसमें क्या करा मैंने, ऑक्सीजन मिक्स करा, कितना, 32 ग्राम। तो उससे मुझे कितना मिला, CO2 मिला मेरा, कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, वो मुझे मिला 44 ग्राम। तो क्या लगता है ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ये हो गया मेरा रिएक्टेंट साइड, एरो के लेफ्ट वाला, और एरो के राइट वाला होता है मेरा प्रोडक्ट।
तो रिएक्टेंट के अंदर मैं प्लस करूँ तो 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो 44 ग्राम आ रहा है रिएक्टेंट मेरा। और जो प्रोडक्ट है मेरा वो भी कितना आ रहा है, 44 ग्राम। तो क्या लगता है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है ये? कर रहा है। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, इसके बाद हमने क्या करा, इफ 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन है, कंप्लीटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। तो एक और क्वेश्चन क्या है कि अगर 2.4 ग्राम कार्बन मेरी पूरी रिएक्ट कर जा रही है, तो उससे बताओ मेरी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो एक बार यहाँ एक बार अंदाजा लगा के देखते हैं इस चीज से। अगर मेरी 12 ग्राम कार्बन है, ये नॉर्मल जो यूनिटरी मेथड होता है जो स्कूल में पढ़ाते हैं कि अगर 10 रुपए की इतनी चॉकलेट है तो 1 रुपए की इतनी चॉकलेट आएगी, तो वही देख लो। अगर मेरा 12 ग्राम जो कार्बन है, ठीक है, उससे कितना प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम। 44 ग्राम क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन से कितना CO2 प्रोड्यूस होएगा, 1 ग्राम कार्बन से प्रोड्यूस होएगा 44/12, इतना प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, और फिर इसने मुझे क्या बोला है, मेरे पास कितना कार्बन है, और 2.4 ग्राम कार्बन है मेरे पास जो रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या करा, तो मेरा 2.4 ग्राम कितनी CO2 निकालेगा, तो चेक कर लेते हैं। 2.4 ग्राम क्या है, कार्बन। इसको जब मैंने लिखा था कितना है ये, 44/12, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2.4 से। तो इसे मुझे दे दिया 8.8, इसका आंसर है 8.8 ग्राम ऑफ CO2। इसका मतलब क्या है कि मैंने जब 2.4 ग्राम कार्बन लिया तो मेरे को कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिली, 8.8 ग्राम मेरे कार्बन डाइऑक्साइड मिली, CO2। ये समझ आया कैसे आया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। है क्या कोई डाउट इसमें? चलो अब इसका कंटिन्यू करते हैं। हाँ, इसके बाद है फिर, इसके बाद हमने क्या देखा कि एक अपन हम एग्जांपल लेते हैं। वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर में मेरा प्रेजेंट होता है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हमने एक चीज और देखी, कार्बन डाइऑक्साइड में मेरा क्या प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। मतलब ये क्या बनता है, C+O2 देता है मुझे CO2। इसके अंदर ही मैंने क्या देखा कि जो मेरा एक कार्बन है वो कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 2 ऑक्सीजन के साथ। ये चीज नोटिस करो, जो छोटा नीचे नंबर लिखा होता है ना, ये छोटा वाला नंबर होता है, ये दिखाता है कि उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने मेरे ऑक्सीजन है। ठीक है, और कोई तुमको अगर ऐसे लिख के दे 2CO2, मान लो किसने तुमको ऐसे लिख के दे दिया 2CO2, इसका मतलब क्या है कि CO2 के मेरे पास 2 एटम है। इसको अगर मैं दोबारा एक बार समझाऊं तो, इसको ऐसे देखो, अगर तुम्हारे को दिया हुआ है सिर्फ CO2, मैंने सिर्फ CO2 लिखा है, इसको ऐसे देखो कि ये कार्बन है, इस पे क्या है, 2 ऑक्सीजन चिपके हुए हैं। ठीक है, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा ऑक्सीजन है, और ये मेरा ऑक्सीजन है, तो ये हो गया मेरा CO2। ठीक है, ये बन गया मेरा पूरा एक बड़ा मॉलिक्यूल, मैंने मेरे से गोले में डाल दिया ऐसे करके। ठीक है, ये बन गया मेरा एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और किसी ने अगर मेरे को ऐसे लिख के दिया 2CO2, इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लिया। ये वाला जो 2 है ये क्या बताता है कि जो ये पूरी वैल्यू है ना, इसके बाद जो लिखी है उसके मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए, तो मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए, CO2 के 2। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या करा, ये जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल था, इसी को बस मैंने क्या करा, डबल कर दिया। इसी को बस मैंने क्या करा, डबल कर दिया। तो ये दोनों मिला के मेरे क्या बन गए, 2CO2 बन गए। और अगर सिर्फ CO2 लिखा हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या फोटो बननी चाहिए, एक कार्बन है उस पे क्या है, 2 ऑक्सीजन चिपके हुए हैं। ये डिफरेंस समझ आया?
कि जब नीचे एक नंबर लिखा हो और जब यहाँ साइड में एक नंबर लिखा हो, तो इन दोनों को सोचना कैसे है, इन दोनों को देखना कैसे है? इतनी समझ आई क्या? इसी को हम बोलते हैं कि एक हमारा क्या है, प्रपोर्शन में ज्वाइन हुआ है। ये मतलब क्या है, एक कार्बन है तो दो ऑक्सीजन होना ही चाहिए, तभी मेरा CO2 बनेगा। अगर एक भी ऑक्सीजन कम हो गया या एक भी ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो क्या आएगा? तो इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद क्या है फिर? तो हमें, तो इससे मुझे क्या पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मुझे क्या है, एक कार्बन चाहिए और दो ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे ही इसमें इनने क्या लिखा है, वाटर का फॉर्मूला होता है मेरा H2O। मतलब क्या, जब भी मुझे पानी बनाना होगा तो मुझे दो हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए और एक ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तभी मैं वाटर बना पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि तुमने मेरे को एक ही हाइड्रोजन दे दिया और एक ही वाटर दे दिया, फिर बोला अब इसका पानी बना के दिखाओ। या तुमने एक ही ऑक्सीजन दे दिया मेरे को बस, और बोला कि चलो इस ऑक्सीजन को पानी में कन्वर्ट करके दिखाओ। ये पॉसिबल नहीं है। तुमको कम से कम मुझे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तब जाके पानी बना पाऊंगा मैं। तो यही चीज क्या थी, जोसेफ लुइस नाम का एक साइंटिस्ट था। लेवॉइजर के बाद एक साइंटिस्ट का नाम क्या था, जोसेफ प्राउस्ट। इसने मुझे क्या बताया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कि क्या है, जब भी कोई मेरी केमिकल रिएक्शन होएगी तो जो मेरे कंपाउंड्स बनेंगे ना, ये क्या करेंगे, हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन या मान लो सेम ऑर्डर में ही ज्वाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि H2O का तुमने OH2 कर दिया या फिर HO कर दिया या OH कर दिया। ऐसे नहीं होएगा कभी भी। पानी है तो वो H2O ही रहेगा हमेशा, फिर चाहे तुम कहीं का भी पानी ले लो। In any compound formed by two or more elements, the elements combine in a fixed ratio by mass। ये चीज जरूरी है कि क्या होता है, इनका रेशियो फिक्स्ड होता है हमेशा, कि अगर एक ऑक्सीजन है तो दो हाइड्रोजन होंगे तभी वाटर बनेगा, वरना नहीं बन सकता। कुछ और नया बन सकता है पर वाटर नहीं बन सकता। एलिमेंट्स इन कंपाउंड हैव डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये लैंग्वेज बहुत जरूरी है, अब जब डेफिनेशन लिखोगे तो ये लिखनी है। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड हैव डेफिनाइट प्रोपोर्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। मतलब क्या, सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो तुम अगर ऑक्सीजन लोगे तो ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होती है तुम्हारी ऑक्सीजन। तो फिर चाहे तुम कहीं की भी ऑक्सीजन लो, तुम पेड़ों से लो, तुम पौधों से लो, तुम पानी के नीचे लो या किसी सिलेंडर से लो, या और किसी आउटर स्पेस में लो, तुम ऑक्सीजन तुम्हारे हमेशा O2 ही रहेगी। O2 के अलावा सिर्फ अगर सिंगल O रह गए तो भी वो ऑक्सीजन नहीं है, तीन O आ गए तो भी वो ऑक्सीजन नहीं है। इन्होंने एग्जाम्पल कर दिया वाटर का, कि चाहे वो किसका हो, रिवर का हो, बोरवेल का हो या ओशियन का हो, वाटर हमेशा क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दी मास रेशियो ऑफ 1:8। ये चीज जरूरी है। इनका मास रेशियो कितना चलता है, 1:8। अभी 1:8 आया कहाँ से, ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये याद है, मैंने एक टेबल दिखाई थी तुम लोगों को एटॉमिक मासिस की। हाँ, तो जब ये एटॉमिक मासिस की टेबल थी तो मैंने क्या बताया था कि ये जो मास है तुम्हारे को ऐसे कैसे याद करना है कि जब तुम एटॉमिक मास लिखोगे तो तुम्हें काम आएगा। तो चलो H2O का मास निकालते हैं। H2O, ठीक है। इसको मैं तोड़ूंगा अगर, तो मेरे कैसा दिखेगा, कि मेरे क्या है, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक क्या लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। सही बात है। दो हाइड्रोजन लगे और ऑक्सीजन लगे हैं। फिर मैंने क्या बताया था तुम्हारे को, कि मेरा जो हाइड्रोजन होता है इसका मास कितना होता है, यहाँ से देख भी लेते हैं। हाइड्रोजन का जो मेरा मास होता है वो होता है 1U। मतलब 1 होता है हाइड्रोजन का जो मेरा मास होता है। तो एक हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और ऑक्सीजन का निकालते हैं हम। ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया, 16, 16U। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा आपस में, इसको ऐसे मान लो कि तुम्हारा ये ऐसे लिखा है 2U/16U। रेशियो से तो निकालते हैं कि दो नंबर जब दिए होते हैं मैं वो डिवाइड कर देता हूँ तो रेशियो आ जाता है। तो U से U हटा दिया मैंने। ठीक है।
और 2 और 16 हटाया तो कितना बचा? 1/8 बचा। और ये 1/8 को इन्होंने बस कैसे लिखा है? ये 1/8 को इन्होंने ऐसे लिख दिया है कि रेशियो का हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। वन जो ऊपर वाली वैल्यू पहले वो लिखते हैं, फिर डॉट डॉट करके जो नीचे वाली वैल्यू वो लिख देते हैं। तो ये हो गया 1:8 का रेशियो। ठीक है, मतलब क्या, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मेरा जो रेशियो है वो कितना हो गया? 1:8। मतलब अगर 1 ग्राम ये है 1:8 का मतलब क्या है? ये रहा, इसको कहाँ गया? 1:8 ये रहा। इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो किस मास रेशियो में कन्वर्ट करते हैं? 1:8। मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन तो लगेगी लगेगी। ठीक है, बट डज दिस कन्वे इफ 9 ग्राम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, इसका क्या बताता है? अगर 9 ग्राम मेरे को प्यूरिफाइड पानी बनाना है तो वो किससे बनेगा? 1 ग्राम तो मेरा क्या लगेगा? हाइड्रोजन। और 8 ग्राम मेरा क्या लगेगा? पानी लगेगा, वो सॉरी ऑक्सीजन लगेगा। तभी तो मैं करूंगा 8 + 1 9। तो मेरा जो H2 है उसका वजन कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये बात समझ आई क्या? और इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये चीज ध्यान रख लेना। इसकी डेफिनेशन ऐसी ऐसी पूछता है, एक कंजर्वेशन ऑफ मास की और एक डेफिनेट प्रपोर्शन की, ऐसी पूछता है वो हमेशा। ठीक है, इसके बारे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कि एग्जांपल देख लेते हैं मेन, जिसके अंदर हम यूज करेंगे कांस्टेंट प्रपोर्शन का। तो हमारा क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है जो मेरा, वो किससे बनता है? सोडियम और क्लोराइड से। सोडियम प्लस क्लोराइड मिला क्या बनाता है मेरा? वो सोडियम क्लोराइड। और इनका मास रेशियो क्या होता है? NaCl है तो सोडियम का मास कितना लिखवाया था मैंने? इंग्लिश में देखते हैं, सोडियम का मास लिखा था मैंने 23। और कैल्शियम कितना लिखा है? 35.5। तो इसका कितना हो गया? सोडियम का 23, कैल्शियम का हो गया 35.5 है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? 46 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स कंप्लीटली, हाउ मच क्लोरीन इज नीडेड फॉर NaCl। तो ये भी तुम्हारा वही क्वेश्चन आ गया कि तुम्हें क्या है, एक उसका दिया हुआ है कि 23 ग्राम सोडियम होता है, उससे मेरा कितना निकलता है प्रोडक्ट। तो मुझे अब ये बताओ कि अगर 46 ग्राम लिया तो कितना निकलेगा। उसने ये क्वेश्चन पूछा है, तो सॉल्व करते हैं उसको। देखो चलो यहाँ करते हैं साइड में। मेरे पास क्या है? दो चीजें, एक है मेरे पास Na और एक क्या है मेरे पास Cl। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने मिक्स करा तो मुझे क्या मिला? NaCl। जब मैंने मिक्स करा तो मुझे क्या मिला? NaCl मिला। मेरे पास Na कितना है? मेरे पास Na होता है जिसका एटॉमिक मास है वो कितना है? 23। Cl का कितना होगा? 35.5। तो मेरा NaCl का टोटल मिला के मास कितना होना चाहिए? Na और Cl का मिला के कितना बन रहा है मेरा? 58.5। तो मतलब मेरा NaCl जो बनेगा कितना बनेगा? 58.5 ग्राम। तो क्वेश्चन में इसने मेरे को क्या बोला? मेरे पास कितना ग्राम है सोडियम? 46 ग्राम सोडियम है मेरे पास, और मुझे बताना है क्या, कि मेरे पास क्लोराइड कितना होगा। तो 23 ग्राम जो सोडियम है उससे मेरा कितना निकलता है NaCl? उससे निकलता है मेरा 58.5 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम सोडियम से कितना निकलेगा? 1 ग्राम सोडियम से निकलेगा मेरा 58.5/23। यहाँ तक समझ आया? 58.5/23 कहाँ से आया? ठीक है, यहाँ तक कैसे आएगा? ठीक है, तो इसने मुझे क्या बोला? मेरे पास असल में था कितना? मेरे पास था 46 ग्राम। तो 46 ग्राम मुझे कितना दे देगा? 23, 58/23 कर दूं? ये जो पूरी वैल्यू है,
ये जो पूरी वैल्यू है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 46 से। तो आ जाना चाहिए मेरा, क्योंकि मेरा कितना NaCl बना। बताओ आ जाएगा क्या? तो मतलब क्या है, 46 ग्राम सोडियम से मेरा कितने ग्राम NaCl बना, 117 ग्राम NaCl बना मेरा। तो 117 ग्राम क्या बना मेरा, NaCl। बट क्या मुझे क्वेश्चन में उसने NaCl पूछा है, कितना NaCl चाहिए मुझे, तो उसने पूछा कितना मुझे क्या चाहिए, क्लोरीन। ठीक है, तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं फिर। जब उसका कंटिन्यू करते हैं, मुझे ये पता है कि 35.5 ग्राम, 5 ग्राम अगर मैं क्लोरीन लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना मिलता है NaCl, 117.09 ग्राम, सॉरी, मेरे को मिलता है कितना, मेरे को मिलता है 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम मिलता है मेरे को। तो इसके अंदर मैं कंटिन्यू करूँ, 58.5 ग्राम अगर मेरे को NaCl मिलता है, तो 1 ग्राम NaCl के लिए मुझे कितना क्लोरीन चाहिए, 35.5 अपॉन 58.5, इतना तो मुझे चाहिए 1 ग्राम के लिए। और अगर मेरे को 117 ग्राम बनाना हो तो क्या करूंगा, बस इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। इतना मुझे कितना लगेगा क्लोरीन, इतना, इतना क्लोरीन लगेगा। ठीक है, तो बस इसको जब मैं सॉल्व कर दूंगा, तो इसको जो सॉल्व करेगा तुम्हारा आंसर आएगा। तुमने कुछ में दे रखा है कितना आंसर आया, इनका आंसर आ रहा है 71 ग्राम। ठीक है, तो इसको तुम काट पीट वगैरह से कुछ करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा आखिर में, 71 ग्राम। तो मतलब मुझे कितना क्लोरीन लगेगा, 71 ग्राम क्लोरीन लगेगा। बट टेक्निकली सोचो, तो ये इतना लंबा प्रोसीजर हो गया एक ही क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने इसमें क्या लगाया, मैंने इसमें लगाया है यूनिटरी मेथड, कि अगर 10 रुपए 10 चॉकलेट इतने की है तो एक चॉकलेट कितने की होगी, और फिर 5 चॉकलेट कितने की होगी। ये तो मेरा यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्टली प्रपोर्शन निकालना हो, तो प्रपोर्शन से मैं क्या करूंगा, मैं सीधा क्या बोलूंगा कि मेरा 23 ग्राम जो मेरा NaCl है, वो सॉरी, जो मेरा 33 ग्राम क्या है, Na, 23 ग्राम जो मेरा Na है, उसमें मेरा कितना Cl लगता है, 35.5, 35.5। ठीक है, तो 1 ग्राम Na के लिए कितना Cl लगेगा, एक Na के लिए मेरा लगेगा 35.5 अपॉन 23। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है 46 ग्राम। तो 46 ग्राम जो मेरा Na है, वो क्या हो जाएगा, 35.5 इंटू 23 इंटू 46, 35.5 इंटू 23, वो सॉरी अपॉन 23 इंटू 46, तो ये आ गया मेरा क्लोरीन। तो ऐसे कर सकते हो, ये है मेरा प्रपोर्शन का मेथड। क्योंकि मैं प्रपोर्शन ऐसे तो निकालता हूँ, दोनों के वेट को डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो मेरा प्रपोर्शन मिल जाता है। तो ये वाली वैल्यू तो क्या है, ये वाली जो वैल्यू है, ये तो मुझे याद रहेगी, जो मुझे ये वाली वैल्यू है हमेशा हर क्वेश्चन के लिए नॉर्मली। और ये वाली जो वैल्यू है मुझे क्वेश्चन में दी होती है, मुझे बस इसको यूज करके सॉल्व करना है। अब आएगा समझ में कैसे हुआ है कांस्टेंट प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन। जैसे लाइन खींच देता हूँ। तो ये ऐसे होता है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा।
आज क्या डेल्टा में एटॉमिक थ्योरी तक करा देता हूँ। फिर जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात हो गई, इसके बाद फिर क्या, एक साइंटिस्ट है उसका नाम क्या था, डेल्टन, उसने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी जो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई होगी। द टू लास्ट लॉज डिस्कस्ड हियर द बेसिस ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब क्या, डेल्टन ने क्या करा, जो पीछे कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इनको क्या करा, उन्होंने कंबाइन करके एक नया लॉ निकाल दिया। ठीक है, इस सब कंबाइन करके क्या करा, उन्होंने एक नया लॉ निकाल दिया, अपने 5-6 रूल्स निकाल दिए कि जितने भी मेरे एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, इन सभी रूल्स को फॉलो करेंगे ही करेंगे। देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है, कोई भी जब तुम केमिकल रिएक्शन करोगे तो क्या आएगा, ना ही तो उसमें मास बढ़ेगा ना ही मास कम होएगा। तो यही मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, तो ये डाल्टन की थ्योरी भी कहती है। फिर इसने और चीजें क्या ऐड करी, एटम्स आर इंडिविजिबल। मतलब क्या, एटम्स को तुम क्या तोड़ नहीं सकते हो, वो सिर्फ क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं खुद को, मैरिली रीअरेंज देमसेल्व्स। ठीक है, तो डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है, फिर ये पोस्टुलेट से ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे तुम्हारे को कि पेपर में ऐसे कैसे लिखना पड़ता है। तुम लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब एकदम चेंज कर दो। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है कि सारे जो पार्टिकल्स, सारे जो एटम्स है किससे बने हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज क्या, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। मतलब क्या, एटम्स क्या है, तुम उनको तोड़ नहीं सकते हो फर्दर, जो क्या है, ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये चीज बहुत जरूरी है कि जब भी तुम्हारा एटम होएगा ना, है, अगर वो तुम्हारा सेम एलिमेंट का है, मतलब सिर्फ गोल्ड का है, सिर्फ सिल्वर का है, या सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ ब्रॉन्ज है, कुछ भी है, तो वो क्या करेंगे, आइडेंटिकल मास और केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। ये नहीं है कि एक ऑक्सीजन का मास तुम्हारा 12 ग्राम का है, ऑक्सीजन का मास तुम्हारा 16 ग्राम का है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। और क्या, अलग अलग एटम्स के मासेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और उनके क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। थोड़ी बहुत क्या आपस में कुछ कुछ सेम हो सकती है, पर ये नहीं है कि एकदम ही सेम हो जाएगी, थोड़ी बहुत अलग रहेगी। एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स, ये बहुत चीज जरूरी है। तो इसे कैसे कंबाइन करेंगे, होल नंबर में। ये नहीं है कि तुमने 1.5 एटम और 2 एटम आपस में मिला दिए, कि एक एटम को तुमने काट के पहले आधा करा, फिर 1.5 एटम बनाया और फिर उसको 2 के साथ मिक्स कराया, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा या तो एक एटम जुड़ेगा, 2 एटम जुड़ेंगे। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। मतलब क्या है, कोई भी अगर तुमने कंपाउंड लोगे, मान लो तुमने H2O लिया, तो उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन हमेशा 2 ही रहेंगे, वाटर हमेशा एक ही रहेगा। तो ये मेरा क्या बोलता है, ये मेरा जो कांस्टेंट प्रपोर्शन है वो भी बोलता है डेल्टन का, और ये जो पोस्टुलेट है ये भी बोलता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक हो गया तुम्हारा। अब डेल्टन एटॉमिक थ्योरी तक कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लो।